नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 16 अप्रैल 2021 से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर्स पर निगाह डालेंगे। ये क्लास एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली अलग अलग परीक्षाओं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इसके अलावा पुलिस की विभिन्न परीक्षाएं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या अन्य राज्यों के अंदर में पुलिस महकमे की परीक्षाएं हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, क्लरिकल का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आखिर तक बने रहिए। क्लास के अंत में मैं आप लोगों को कुछ अभ्यास प्रश्न भी दूंगा जिनके उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो देखते हैं जरा नेशनल अफेयर्स को कि यहां पर कौन से समाचार हमारे मतलब के हैं। देखिए, लक्षद्वीप एंड बडगाम टीबी फ्री। दरअसल स्टूडेंट्स, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को अनाउंस किया है कि लक्षद्वीप और बडगाम का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, इसको ट्यूबरक्लोसिस से फ्री घोषित कर दिया गया है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बात भी कही कि 2025 तक भारत ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी से अपने आप को मुक्त कर लेगा। अब यहां पर आपके परीक्षा के लिए एक बिंदु तो ये वाला महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, और दूसरा ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि हाल ही में किन क्षेत्रों को टीबी से मुक्त घोषित किया गया है भारत के अंदर में। तो लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम का जो इलाका है ये वाला। आइए आगे देखते हैं जरा। अब टीबी जो बीमारी है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि यह बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और नाम क्या है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है इसमें वो कौन सा है? फेफड़े, लंग्स। इसके अलावा ये एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसते वक्त, छींकते वक्त, इन सब चीजों में जो है ये फैल जाती है, हवा के द्वारा फैल जाती है ये, अगर इर्द गिर्द जो है कोई टीबी का पेशेंट है तो। इसके अलावा इस बीमारी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, थोड़ा उन पर भी निगाह डाल लीजिए आप लोग। जैसे कि एक है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, एनटीईपी। इसके अलावा नर्चर न्यूट्रिशन स्कीम। इसके अलावा टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये तीन प्रमुख योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं इस बीमारी को समाप्त करने के संदर्भ में। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला समाचार है सेंटर टू पुश जजेस अपॉइंटमेंट्स। बहुत बड़ी बात है ये। दरअसल हमारे यहां पर एक तो न्यायपालिका के अंदर में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, करोड़ों की तादाद में, और उसमें भी अगर ये मालूम चले आपको कि कई सारे हाई कोर्ट्स के अंदर में, अदालतों के अंदर में जजों के पद खाली पड़े हैं, तो फिर तो बड़ी गंभीर बात हो जाती है। अब यहां पर एक ऐसा ही मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसमें कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सर जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर 220 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं जजेस की, और इसका कारण यह है कि कोलोजियम ने किसी के भी नाम को वहां पर आगे बढ़ाया नहीं, इसलिए पद खाली पड़े हुए हैं। तो कहा यह गया है सरकार की तरफ से कि अगले 3 महीने के अंदर में जो है इन नियुक्तियों की भरने की हम लोग प्रक्रिया को पूरा करने का कोशिश करेंगे। अब यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गई हैं। एक तो आ गया है कोलेजियम स्टूडेंट्स, और एक आ गए हैं अटॉर्नी जनरल। तो आइए इनको भी देख के चलेंगे। देखिए, अगर हम कोलेजियम की बात करें तो इसके अंदर में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये मिल करके इसका निर्माण करते हैं। अब ये जो समूह बन जाता है इसी को हम लोग कह देते हैं कोलेजियम। अब ये लोग क्या करते हैं? जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में, उनके स्थानांतरण के संदर्भ में ये लोग नाम सुझाते हैं सरकार को। अच्छा, अधिकांश समय में हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कोलेजियम से नाम फाइनल होकर के जाता है वही नाम गवर्नमेंट के द्वारा भी आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ, कभी कभी
दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं किसी नाम को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, तो उनको सुलझाने की फिर कोशिश की जाती है। कॉलेजियम सिस्टम जो है, इसकी जो आलोचना होती है उसका जो कारण बताते हैं विशेषज्ञ, वो कारण ये बताते हैं कि यहां पर जो निर्णय प्रक्रिया है वो और अधिक समावेशी, इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब कि अन्य और भी कई पक्षों को इस डिसीजन मेकिंग के अंदर में शामिल किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए, कुछ लेजिस्लेचर के भी लोग हो सकते हैं, कुछ रेनोड लोग हो सकते हैं जुडिशरी के एरिया से, कानून को जानने वालों के जो है क्षेत्र से। तो ये कुछ विषय हैं यहाँ पर जो कि इससे जुड़े हुए हैं। तो ये तो बात हो गई कॉलेजियम के बारे में। अच्छा, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अभी वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम है वेणुगोपाल सर। इस पद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर में अटॉर्नी जनरल के पद की बात कही गई है, और यह भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। काम क्या होता है इनका? भारत सरकार को कानूनी मसलों पर सलाह मशविरा देने का इनका काम होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में अगर केंद्र सरकार का कोई मुकदमा वगैरह है तो वहां पर ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहां तक कि भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर में ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने का अधिकार रखते हैं। कुछ अन्य बातें भी हैं जो यहाँ महत्वपूर्ण है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल जो है ये संसद की जो कार्यवाहियां हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, बस एक अधिकार इनको नहीं होता है, और वो होता है वोटिंग का। इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। जो कुछ बातें हो गई केंद्र के बारे में। अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा, और होमवर्क क्या है कि स्टेट के अंदर में, राज्यों के अंदर में भी ऐसा एक अधिकारी होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल, या राज्य का महाधिवक्ता हम लोग कह देते हैं। तो उसके बारे में जरा जानकारी थोड़ा आप लोग जुटाइए अटॉर्नी जनरल के बारे में। अच्छा, अंत में कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल है तो इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो है अपने पद पर बने रहते हैं केवल तब तक जब तक कि राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे। मतलब कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के कारण ही ये अपने पद पर रहेंगे, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ये बात आप लोग अलग से अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला जो खंड है हमारा, सेगमेंट है, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स। आइए जरा देखते हैं इसको। अब यहां पर समाचार है, इंडिया फ्रांस साइन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन गगनयान मिशन। अब ये इसरो का एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान। अब गगनयान की तैयारी के संदर्भ में जिन लोगों को हम लोग अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर कई सारी तकनीकी बातें हैं। अब वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से अंतरिक्ष के अंदर मुहैया करवाई जाएंगी, इन सब में CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है वो हमारी मदद करेगी। अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट CNES विल ट्रेन इंडियाज फ्लाइट फिजिशियंस, जिसकी बात मैं कर रहा था स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में। कुछ बातें CNES जो कि फ्रांस की एजेंसी है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि क्यों हम इनसे ये सेवाएं ले रहे हैं। अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, वहां पर कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो कि इन्होंने ही तैयार किए हैं और वो अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये ट्रेनिंग देंगे तो उन उपकरणों को समझने में, उनका प्रयोग करने में जो भारतीय दल के लोग होंगे, जो इंडिया का जो क्रू होगा, उसको आसानी रहेगी। गगनयान के संदर्भ में इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि 2022 में हम 75वीं सालगिरह मनाएंगे अपनी आजादी की। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक योजना बनाई गई है गगनयान को अंतरिक्ष में भेज करके। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला समाचार है, यूएस इंपोजेस न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया। अमेरिका ने रूस के ऊपर में कुछ नए प्रतिबंध आरोपित किए हैं, और इसके अंतर्गत रूस के 10 राजनयिकों को अमेरिका ने निष्कासित कर दिया है। कुछ व्यापार के प्रतिबंध भी यहां पर लगाए गए हैं, और इसका कारण बताया गया है
कि अमेरिका के अंदर में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहा उसमें रूस ने अपने हैकर्स की मदद से चुनावों में गड़बड़ी की करवाने का प्रयास किया और साइबर हमले करवाए गए अमेरिका के ऊपर में। अब इन्हीं संदर्भों में जांच प्रक्रिया चल रही है अमेरिका के अंदर में। गाहे बगाहे ये समाचार हमारे सामने आ जाता है और जब ऐसा होता है तो दोनों देशों के संबंध और तल्ख हो जाते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो वर्तमान घटनाक्रम है उसका संबंध यूरोप के साथ भी है। दरअसल एक देश है यूरोप में, यूक्रेन। यूक्रेन का एक क्षेत्र रहा है स्टूडेंट्स, क्रीमिया। अब इस क्षेत्र के आसपास रूस ने जो है अपनी सेनाओं की टुकड़ी को तैनात करना आरंभ कर दिया है और इस नई तैनाती की वजह से जो यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका है, वो चिंतित हो गए हैं और यहां पर अमेरिका ने यह कदम उठा लिया। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन रूस के अंदर में एक ऐसे नेता हैं जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और अगर कोई उनके विरोध में दिखता भी है तो रहस्यमय तरीके से जो है वो कुछ घटनाक्रम हो जाते हैं उसके साथ। ऐसे में एक नेता है यहाँ पे एलेक्सी नेवलोनी, और न्यूज ये अभी आई थी, कुछ समय पहले की बात है ये, जब इनको कुछ विषैला पदार्थ दिया गया। हालांकि यूरोप के अंदर में इनका इलाज हुआ, उस समय यूरोप की यात्रा पर थे ये अपनी, और ये ठीक हो गए। अब जब ये रूस पहुंचे तो इनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो अभी यहां पर है क्या चीज, जो यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका है, उनका यह कहना है कि रूस के अंदर में जिस कठोरता के साथ विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि एलेक्सी नेवलोनी जो है ये आजाद रहें, विपक्ष के रूप में कार्य करते रहें, लेकिन रूस के जो वर्तमान सत्ताधारी लोग हैं उनको ये पसंद नहीं है। अच्छा, ये तो एक पक्ष हो गया इसका। यहां पर जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है क्रीमिया वाला, यूक्रेन के पास वाला। आओ वहां पर चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जरा इसको। ये देश है यूक्रेन, आप देख सकते हैं पड़ोस में इसके पोलैंड है, इधर बेलारूस है, इधर रूस का क्षेत्र है, यहाँ पर मोल्डोवा का एरिया है, यहाँ स्लोवाकिया का क्षेत्र है, इधर ये जो है काला सागर का क्षेत्र भी है। अब देखिए इसी यूक्रेन का क्षेत्र है क्रीमिया, जिसके ऊपर में कुछ साल पहले रूस ने कब्जा कर लिया था, ये बोलते हुए कि यह हमारा क्षेत्र है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो थोड़ा इन तथ्यों के ऊपर में आप लोग विशेष रूप से निगाह रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, जरा इस सेगमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर समाचार खेल की दुनिया से है। विराट कोहली नेम्ड ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010 बाय विजडन अल्मानक। 2010 के दशक के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर नाम आगे रखा गया है विराट कोहली का, जैसे 1990 के दशक के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर नाम रखा गया है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी का। अच्छा, अब जरा आप लोग इस मुद्दे पर ध्यान देंगे यहाँ पर कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स और इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है लगातार दूसरी बार। तो ये वाला पॉइंट एक ये और एक ये वाला पॉइंट, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी आप लोग विजडन पत्रिका के बारे में जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है क्रिकेट से संबंधित। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज की। देखिए इस सेगमेंट के अंदर में जो न्यूज है वो निश्चित रूप से परेशान करने वाली है। पिछले 8 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई मार्च 2021 के अंदर में दिखाई पड़ रही है 7.39%। ये WPI इन्फ्लेशन है। मुद्रास्फीति को मापने के दो मेथड्स जो है CPI और WPI में से एक WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स। अब जरा समझिएगा, इसका एक बड़ा कारण जो है वो ईंधन की बढ़ती कीमतें और बिजली की जो कीमतें बढ़ी उनकी वजह से देखा गया। अगर हम लोग कुछ तुलना करें, जैसे कि हम लोग द WPI इन्फ्लेशन वाज 4.17% इन फेब एंड 0.42% इन मार्च 2020। ये आंकड़े कम है। इसके अलावा जो रिटेल इन्फ्लेशन है CPI वाली, वो भी बढ़ रही है, वो 5.52% की तरफ जा रही है। अब
आप लोग जरा मुद्रास्फीति के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी जान लीजिए। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब यह होता है कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं, और ऐसे में जो मुद्रा होती है उसकी वस्तुओं को खरीदने की क्षमता घटती जाती है। जैसे आप समझिए कि 5 महीने पहले 100 रुपए में कोई व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीद ले रहा था, और अब वो 100 रुपए में केवल 2 वस्तुएं ही खरीद पा रहा है, और ये वस्तुएं वही पुरानी वाली हैं, सेम है। लेकिन कुछ समय पहले 5 आ रही थी, अब 2 आ रही हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हुई है, घट गई है, वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मुद्रास्फीति कह देते हैं। अब इसको मेजर करने के 2 मेथड हैं, एक होलसेल और एक कंज्यूमर। बेसिकली हम अपनी क्लास में आज होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरफ ध्यान देंगे, थोक मूल्य सूचकांक की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। तो अब इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस फॉर होलसेल इन द डोमेस्टिक मार्केट एट द फर्स्ट पॉइंट। घरेलू बाजार के अंदर में जो है फर्स्ट पॉइंट पर जो खरीद बिक्री होती है, लेन देन होते हैं, थोक मूल्य सूचकांक जो है उसके आधार पर मापा जाता है कि बल्क में जहां से वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे क्या उल्टा हो जाता है कि जहां पर जो अंतिम उपभोग का जो बिंदु होता है, जो अंतिम उपभोक्ता होता है, जब वो वस्तुएं खरीद रहा होता है तो उसे कितने की पड़ रही हैं, ये बात है विशेष रूप से यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अगला बिंदु बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना चाहिए, ये वाला अच्छे से पता होना चाहिए कि वस्तुओं की कीमतों को कंपेयर करने के लिए आधार वर्ष तय किए जाते हैं। कि आप सिंपल सोचिए ना कि 2021 में अगर हम इस बात को तय करें कि वस्तु महंगी हुई है, तो तुलना करने के लिए कोई आधार वर्ष की कीमत तो होनी चाहिए ना हमारे पास। जब कोई आधार वर्ष नहीं होगा तो हम कीमत की तुलना कैसे करेंगे। 2017 में WPI का जो बेस ईयर था वो 2011-12 कर दिया गया था। उसके पहले 2004-5 था, तो आप लोग 11-12 को याद रखेंगे। मतलब कि 2021-22 के अंदर में, 21 के अंदर में, 20 के अंदर में हम जिन कीमतों को तुलना करेंगे वो तो 11-12 के साथ में तुलना करके हम तय करेंगे चीजों को कि महंगाई की स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बुक्स एंड अवार्ड्स के सेगमेंट में देखते हैं आज क्या समाचार है यहाँ पर। तो गुनीत मोंगा, इनको फ्रांस के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान प्रदान किया गया है। गुनीत मोंगा भारतीय फिल्म जगत की बड़ी रचनात्मक हस्ती मानी जाती हैं। इन्होंने बहुत ही क्रिएटिव मूवीज में से एक लंच बॉक्स एंड मसान जैसी मूवीज तैयार की हैं, बनाई हैं, इसके लिए जानी जाती हैं ये। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज के सेगमेंट को। तो वर्ल्ड वॉइस डे, आवाज का जश्न है, 16 अप्रैल। बहुत महत्वपूर्ण है आवाज। अब ये आवाज ना होती तो मैं आपसे कैसे रूबरू हो पाता। अब इसका महत्व ये है कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि आवाज कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर वॉइस प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर गले या आवाज से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको हल्के में ले लेते हैं और फिर वो गंभीर समस्याओं में फंस जाते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे की स्टार्टिंग की बात करें तो 1999 में ब्राजील के अंदर में एक छोटे से उत्सव के साथ में इसका आरंभ किया गया था, और तब इसे नाम दिया गया था ब्राजीलियन नेशनल वॉइस डे का। फिर 2002 में अमेरिकन एकेडमी है और ऑटो लाइरिंगोलॉजी, उसने जो है इसको एक्नॉलेज किया, इसके महत्व को समझा, और यह घटना घटी 2002 में। उसके बाद से इसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड वॉइस डे। अब जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑटो लाइरिंगोलॉजी इसका अर्थ क्या है। गले से संबंधित है ये, गले की जो बीमारियां वगैरह होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनके अध्ययन की एक शाखा है ओटोलाइरिंगोलॉजी। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहां से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और जरा इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं आज। ये जो संस्था है, खाद्य एवं कृषि संगठन,
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। सबसे पहले तो ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में। बहुत बार पूछा गया है इसका मुख्यालय परीक्षा के अंदर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और पूरी दुनिया के अंदर में भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए यह संस्था प्रयास करती है कि अफ्रीका के अंदर में और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, एशिया के अंदर में भूख की समस्या को समाप्त कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग स्टूडेंट्स यहां से। स्टूडेंट्स, अगली संस्था है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जरा देखते हैं इसको। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, क्षेत्रीय विकास बैंक है। और 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मनीला, फिलीपींस के अंदर में इसका मुख्यालय है। अगर हम इस संस्था की बात करें तो ये जो संस्था है ये एशिया के अंदर विशेष रूप से विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इन क्षेत्रों के अंदर में जो आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र हैं, सामाजिक अवसंरचना के क्षेत्र हैं, वहां पर इस संस्था के द्वारा बहुत सहयोग किया जाता है। हम अगर भारत की बात करें तो हमारे देश के अंदर ढेरों परियोजनाएं हैं जिसमें फंड, जिसमें पैसा हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त हुआ है। अगली संस्था है स्टूडेंट्स FATF, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए, ये संस्था के बारे में अक्सर चर्चाएं जो हैं आती रहती हैं, खास तौर पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के संदर्भ में। जब इसकी मीटिंग्स होती हैं तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स में खूब चर्चा में आ जाती है। जरा देख लीजिए संस्था को। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी G7 जो देश हैं उनकी पहल पर। और इसका मुख्य उद्देश्य रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से कैसे निपटा जाए। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जो ब्लैक मनी होती है, जिसके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं होता है, अब उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। कि अवैध मनी को वैध मनी में परिवर्तन करने के लिए कई तरह की गलत नीतियों का सहारा लेना। तो इस समस्या से निपटने के लिए इस संस्था को आगे बढ़ाया गया। अब 2001 में यहां पर एक बात और विशेष रूप से शामिल की गई कि आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है, उनको जो फाइनेंसिंग होती है, उसको रोकने का प्रयास भी इस संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर में है। और पूरी दुनिया के अंदर में ऐसे देश जो कि आतंकवाद की फाइनेंसिंग से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, ये संस्था उन देशों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित करने का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो कि आतंकवादियों को फंडिंग करने में, उसको रोकने में नाकाम रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहा है, तो ये संस्था क्या करती है? उस देश को कहती है कि आप इस काम को करिए, कि आप टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकिए। एक्शन पॉइंट की पूरी सूची देती है कि ये काम तुम्हें करने हैं, और जब तक नहीं कर रहे हो तब तक तुम कहां पर रहोगे? ग्रे लिस्ट में रहोगे। अब ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे देशों को, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो वो ग्रे लिस्ट में है, तो उसे क्या करना होगा? उसे करना यह होगा कि जो एक्शन पॉइंट की लिस्ट उसको मिली है उसके अनुसार उसे काम करना होगा। और फिर FATF देखेगा कि हाँ वो काम हुए कि नहीं हुए। हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर उस देश के ऊपर इस बात का खतरा मंडराता रहेगा कि कहीं उसे ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए। अब अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर से धन प्राप्त करने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। और अगर उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो फिर तो उस देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्राप्त करने में सारे दरवाजे बंद उसके लिए। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, जो अल्प विकसित हैं, ये जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से इन्हीं देशों में देखी जाती हैं। हालांकि ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, हो तो कहीं भी सकता है कुछ भी, लेकिन हम एक मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो उन देशों में विशेष रूप से दिखती हैं समस्याएं ऐसी। और एक बात और है, ऐसे देशों को अपने देश के अंदर में विकास की गतिविधियां और अन्य प्रकार की जो है प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की जरूरत कभी ना कभी पड़ती ही है। और अगर वो देश ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में होगा तो फिर उसके लिए बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तान का उदाहरण लेकर के अगर हम समझते हैं इस बात को,
तो वहां पर हमें ये बातें दिखाई पड़ती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ग्रे लिस्ट में होने की वजह से। और अभी पीछे मीटिंग हुई थी FATF की, तब उन्होंने कहा भी था कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर जो एक्शन पॉइंट हमने आपको दिए हैं उस पर आप कार्यवाही कर देते हैं तो हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दें। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये FATF के बारे में हो गया, उदाहरण के माध्यम से मैंने काफी कुछ आपको बता दिया। आइए जरा प्रश्नों के खंड को देख लेते हैं। प्रश्न कौन कौन से हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लाओस, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई। बढ़िया से आंसर करिएगा, जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, CNES इज स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? आसान सा प्रश्न है, पढ़ा के आ रहा हूं मैं। अभी आप लोगों को इसरो की बात की थी मैंने, CNES की बात की थी गगनयान के संदर्भ में। विकल्प है आपके सामने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रेजेंट बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स? थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2004-5, 2011-12, 17-18, 2008-9। बहुत ध्यान से आंसर करना कि जो बदला गया है नया वाला बताना है आपको। वर्तमान आधार वर्ष पूछा गया है, पुराना वाला मत बता देना, क्योंकि ऑप्शन में पुराना वाला भी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुनीत मोंगा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? गुनीत मोंगा का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म, डिफेंस या रक्षा, मेडिसिन या एजुकेशन या शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। Recently, which two regions of India have been declared free from TB? हाल ही में भारत के किन दो क्षेत्रों को टीबी से मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप एंड बडगाम, लक्षद्वीप एंड माहे, बडगाम एंड उड़ीसा, उड़ीसा एंड लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू? आर्टिकल 76 का संबंध किससे है? अटॉर्नी जनरल से, राज्यपाल या गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल और हिंदी में कहें तो महाधिवक्ता। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, विद विच डज क्रीमिया शेयर द बॉर्डर? क्रीमिया किसके साथ सीमा साझा करता है? कैस्पियन सी, अरल सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी। ध्यान से आंसर करना, डायग्राम में बताया था मैंने आप लोगों को। डायग्राम एक बार फिर से चाहो तो देख लेना और फिर इसका उत्तर करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, रोम, बर्लिन, लिस्बन। ध्यान से आंसर करिएगा, इसका बताया था मैंने आज की क्लास में आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।